चीजें जितनी ऊंचाई से नीचे गिरे उसकी रफ्तार उतनी ज़्यादा होती है। तो बारिश की बूंदें हजारों मीटर ऊंचाई से जमीन पे गिरती है, फिर भी उनकी रफ्तार बहुत अधिक नहीं होती। क्यों? दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए शुरू करते हैं स्टोक्स लॉ स्टेटमेंट के साथ। The law is stated as the viscous force acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of sphere, its velocity through the fluid, and the coefficient of viscosity of the fluid. समझे? चलिए दोस्तों, इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। The highlighted part of the statement implies विस्कस फोर्स। ओके, डायग्राम में इसे ब्लैक एरो से शो किया हुआ है और ये अपोजिंग फोर्स है, तो ये बता रहा है ये किस पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये रेडियस पे भी डिपेंड करता है। मतलब बड़ा रेडियस होगा तो विस्कस फोर्स बड़ा होगा, छोटा रेडियस होगा तो विस्कस फोर्स छोटा होगा। ठीक है, अब इक्वेशन में लिख लेते हैं स्मॉल आर एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो जो वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फ्लूइड का विस्कस फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। तो हम इसे भी इक्वेशन में ऐड कर देते हैं v। सब तीसरी बात आती है विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा विस्कस लिक्विड उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स। ओके, और यही वजह है दोस्तों, जब हम हवा में जमीन के ऊपर चलते हैं तो हमें कोई विस्कस ड्रैग महसूस नहीं होता, लेकिन अगर हम स्विमिंग पूल में उतर के चलने लगे तो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक। समझ में आया? विस्कोसिटी ज्यादा मतलब विस्कस फोर्स ज्यादा, तो इसे भी हम इक्वेशन में जोड़ देते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। तो इस तरह हमारा रिलेशन मिला, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी ईटा। ठीक है, तब इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। अब इक्वेशन के रूप में इसे लिखते हैं एफ वी इक्वल 6 पाई ईटा आर वी। ओके, अब रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए। तो 6 पाई एक ऐसा ही कांस्टेंट है, बट क्योंकि इसे कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं और इट इज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली, हेंस इट इज कॉल्ड इंपीरिकल कांस्टेंट। तो 6 पाई इंपीरिकल कांस्टेंट है। सो दोस्तों, ये है स्टोक्स लॉ एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर विस्कस फोर्स। ओके, सो क्लियरली दिखाई दे रहा है विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, its velocity and the viscosity of the fluid through which the body is moving. Clear? Okay, now let's move to the next concept of terminal velocity. The constant velocity with which the body falls through viscous medium is called terminal velocity. करते हैं एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को जो ऊपर से एक विस्कस फ्लूइड के ऊपर में गिर रहा है। ओके, जैसे डायग्राम में बताया गया। डायग्राम के ऊपर से पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। द फर्स्ट फोर्स दैट कम्स इन माइंड इज वेट ऑफ द बॉडी। बराबर है, हमेशा हमारे दिमाग में ये फोर्स पहले आता है। सो डाउनवर्ड होता है ये फोर्स, और इसे अपोज करने वाला सेकंड फोर्स है विस्कस फोर्स, जो स्टोक्स ने बताया। राइट, और दोस्तों तीसरा फोर्स है अपथ्रस्ट, जो अपवर्ड एक्ट हो रहा है। तो दोस्तों दो फोर्स ऊपर एक्ट हो रहे और एक फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, तो और बॉडी तो नीचे जा रही है, तो नेट फोर्स भी नीचे जाना चाहिए। एंड द नेट फोर्स इज एफ जी माइनस एफ वी प्लस एफ यू। ठीक है, तो दोनों का टोटल एफ जी से माइनस किया। अब बॉडी के ऊपर में नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा, मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड है, तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। Yes, velocity increases as falls under downward force F. But by Stokes' law,
Viscous force is 6 pi eta RV. It means it varies with velocity. जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा विस्कस फोर्स बढ़ेगा, ये स्टोक्स लॉ कहता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपका विस्कस फोर्स इतना बड़ा हो जाएगा कि वो और अपथ्रस्ट मिलकर ग्रेविटेशनल फोर्स की बराबरी करेगा, राइट। इस वक्त में अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बिकम इक्वल. एज दे आर इक्वल दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बिकम जीरो. नेट फोर्स जीरो होने के कारण अब तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा फोर्स के जीरो होते ही, राइट. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दोस्तों ये कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. तो होता कुछ ऐसा है कि जब विस्कस मीडियम में कोई स्पेरिकल बॉडी ड्रॉप करते हैं तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और बाद में थोड़े ही समय के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनती, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही नहीं. ठीक है, यही बात होती है बारिश की बूंद के साथ. एक बार वो ऊपर मैक्सिमम हाइट से जब नीचे आना शुरू करता है तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज होती, लेकिन जल्द ही वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करते हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारे ऊपर गिरते हैं. इसीलिए वो हमें चोटें नहीं पहुंचा सकते. समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के डेरिवेशन की तरफ. सो दोस्तों कंसिडर करते हैं एफ जी इक्वल्स एफ वी प्लस एफ यू. ओके, वो कंडीशन टर्मिनल वेलोसिटी की हमने ले लिया. अब इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ. एफ जी क्या है? इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. वो क्या होता है? एम जी. अगर डेंसिटी बॉडी का रो है तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी. ओके, सेकेंड फोर्स है विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ वाला, तो ये लिखेंगे 6 पाई ईटा आर वी. टी दोस्तों मैंने सबस्क्रिप्ट में लगाया, वो टर्मिनल वेलोसिटी दर्शाता है. ठीक है, और तीसरा फोर्स है अपथ्रस्ट. दोस्तों अपथ्रस्ट का मतलब होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. तो ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, वेयर सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. ट्रिम राइट टर्म को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करके इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. अभी क्या कॉमन नज़र आ रहा है दोस्तों आपको? 4/3 पाई आर क्यूब या और जी भी. ठीक है, एक काम करते, हमेशा की तरह सामने वाली टर्म सामने कॉमन निकालते हैं, पीछे वाली टर्म पीछे कॉमन निकालते, तो हमें क्या मिलेगा देखिए. वेल अब हमें निकालना है वी टी, तो 6 पाई ईटा आर वी हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में. इधर न्यूमरेटर में, उधर वो रेसिप्रोकल बन के जाएगा. ठीक है, चलिए देखते क्या मिलता. अब जो टर्म कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल करेंगे. तो जो बचा उसे रीअरेंज करके लिखे तो हमें मिलता है वी टी इक्वल्स 2/9 टाइम्स आर स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा. दोस्तों ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है. इसके ऊपर न जाने कितने सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो या फिर अपना बोर्ड हो. ठीक है.